14 अगस्त आने वाला है। मैं बल्कि एक प्रोग्राम करूंगा, प्रूव करूंगा कि आप किस तरीके से हम आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए। सिर्फ वो एक ड्रामा बनाया है आपने। मेरे ख्याल पाकिस्तान का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही था कि दूसरे मुल्कों को लूटना किस तरह है। अगस्त हमारी आज़ादी और एहतसाब का महीना है। चंद रोज बाद हम अपनी खुद मुख्तारी की 76वीं सालगिरह मनाएंगे, मगर सवाल ये कि पिछले 75 बरसों में हमने सबने मुल्क को क्या दिया। कि अमित शाह साहब ने वहां पे उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश दौर के जो गुलामी के जो कवानीन थे उनको खत्म करेंगे, खासकर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसको ब्रिटिश इरा के उसको हम रिफॉर्म करेंगे। 15 अगस्त में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही भारत में हर घर तिरंगा कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। हमारे साथ आजाद होने वाला भारत हमसे आगे क्यों निकल गया? बांग्लादेश ने हमें क्यों पीछे छोड़ दिया? वो मुल्क जिन्हें हम कर्जा देते थे, आज हम उनके आगे झोली फैलाने पर आखिर क्यों मजबूर हैं? मैं आज माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की उन्होंने। पहले रोज़ से रिलाई किया फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर, फ़ॉरेन एड के ऊपर, और आज तक उसी की जानिब देखते हैं। अभी तक खुशखबरी ये होती है कि $1 अरब IMF से कर्ज मिल गया है। सनी देओल आए हुए थे बाघा बॉर्डर पे, उन्होंने आके वहाँ पे नारेबाजी की। अपने इंट्रो में इंडिया की मिसाल दी, तो जो नेहरू साहब के अंडर IITs बनी थी, उसी को बेस बना के उनकी एजुकेशनल रेवोल्यूशन को आप देखें, उनकी IT एक्सपोर्ट से अपने आप को कंपेयर करें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से कंपेयर करें। आज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का GDP पाकिस्तान से ज़्यादा है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक के बाद एक भारत सरकार ब्रिटिश एरा के जो कायदे कानून थे उसे हटाकर अपना खुद का इतिहास लिख रहा है। वहीं हम पाकिस्तानी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज अल जजीरा की खबर है कि अमित शाह साहब ने वहां पे उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश दौर के जो गुलामी के जो कवानीन थे उनको खत्म करेंगे, खासकर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसको ब्रिटिश इरा के उसको हम रिफॉर्म करेंगे। ये तीनों बिल पेश हो चुके हैं। उनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है? आपकी असेंबली ने कानून बनाया, अभी असेंबली को चंद घंटे हुए निकले हुए पीछे से वार कर दिया गया है। तो ये मैं अपने जो ब्रिटिश रॉयल जस्टिस जो है, हिज हाइनेस, उनसे पूछना चाहूंगा कि आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? कि वो अपने ब्रिटिश दौर के कवानीन से जान छुड़ा रहे हैं और हमारे ब्रिटिश जो फॉरेन क्वालिफाइड जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, दो ग्रुप है। हम आजाद 14 अगस्त आने वाला है। मैं बल्कि एक प्रोग्राम करूंगा, प्रूव करूंगा कि आप किस तरीके से हम आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए। आपने किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है, बाहर के मुल्कों से कर्जा लूटने के लिए, फंडिंग लूट के लंदन दुबई ले जाने के लिए अब टोरंटो डेस्टिनेशन है। सिर्फ वो एक ड्रामा बनाया है आपने। मेरे ख्याल पाकिस्तान का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही था कि दूसरे मुल्कों को लूटना किस तरह है। तो मैं वो उसके 14 अगस्त पे बल्कि मैं अपना रोना रोऊंगा कि हम आजाद क्यों नहीं है आज। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारत, चैलेंज जिस तरह भी है, उनकी सोचे हैं कि इस ब्रिटिश दौर की निशानियां जो इनको खत्म करें। मैं आज माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा इस वक्त किसी इंसान का कोई मूड नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, पाकिस्तान बनाया जाए, किसी का कोई मूड नहीं। मैं समझता हूँ किसी भी इकॉनमी के लिए ज़हर कातिल होता है, और पहले दिन से जो स्टेट क्राफ्ट पाकिस्तान का रहा है वो वेलफेयर सेंट्रिक नहीं था। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्टेट बनी जिसके हमसाया ममालिक से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे शुरू से लेके। 48 की वॉर देख लें आप, 65 को देख लें, 71 को देख लें, 50s के अंदर जो हमने कोल्ड वॉर में अमेरिका से कॉपरेशन की, उसमें फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक्स देख लीजिए कि उससे हम बायपोलैरिटी की में एक विंग हमने चूज़ कर लिया, उसके साथ चले गए, उससे फ़ायदा तो लिया लेकिन अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाए। तो पहले रोज़ से रिलाई किया फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर, फ़ॉरेन एड के ऊपर, और आज तक उसी की जानिब देखते हैं। अभी तक खुशखबरी ये होती है कि $1 अरब IMF से कर्ज मिल गया है। अभी तक खुशखबरी ये होती है कि कुछ पैसे जो हैं वो रोल ओवर हो गए हैं, जो कि कौमों के लिए खुशखबरियाँ नहीं होती, बुरी खबर होती है। उसकी वजह यह है कि आपको लोन रिटर्न भी करना होता है। मैं और आप अगर किसी से कर्ज ले लें तो हम कभी खुश नहीं होते वो कर्ज हासिल करके। इसी तरह रियासतें होती हैं, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक वेलफेयर ड्रिवन इकॉनमी नहीं थी। ये एक फ़ॉरेन एड पे चलने वाली स्टेट की हमने जो है वो शक्ल इख्तियार की, और 70 साल इसी मॉडल पे चलाते रहे। उसको ह्यूमन कैपिटल हमने बाहर भेजा, लेकिन अब आकर हम उसको भी ट्रेन नहीं कर पाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक एजुकेटेड सिटीजनरी चाहिए होती है, आपको पढ़ी लिखी कौम चाहिए होती है। आपने इंट्रो में इंडिया की मिसाल दी, तो जो नेहरू साहब के अंडर IITs बनी थी, उसी को बेस बना के उनकी एजुकेशनल रेवोल्यूशन को आप देखें, उनकी IT एक्सपोर्ट से अपने आप को कंपेयर करें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से कंपेयर करें। आज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का GDP पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में बहुत आगे चले गए, मॉडर्नाइज हो गए। तो हमारा मसला ये है कि यहाँ पे 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है।
जो कि आधी पॉपुलेशन बनती है एनरोलमेंट की स्कूल गोइंग एजुकेशन बच्चों की। तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी जो तालीम याफ्ता नस्ल हमने कौम तैयार करनी थी वो नहीं कर पाए। तो पहली चीज़ तो एजुकेशन पे बजटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा अभी तकरीबन 1.7% जीडीपी का एजुकेशन पे लगता है, जबकि यूएन ने भी कहा है कि कम से कम 4% होना चाहिए। तो हमारा आधे से भी कम है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंस्टेबिलिटी रही शुरू से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो चल नहीं पाई और 70 साल हो चुके हैं, कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल नहीं पूरे कर पाया। तो एक इस इंस्टेबिलिटी को भी ख़त्म करना पड़ेगा। इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि अगर मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ तो वहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है ये कितना अरसा सर्वाइव करेगी, क्या ये पॉलिसी कल को दूसरी गवर्नमेंट टेकअप करेगी या नहीं करेगी। तो जो बड़ी कौमें हैं, चीन की मिसाल आप ले लीजिए, डेन जियाओपोंग आकर क्या करता है, इकोनॉमिक जोन कायम करते हैं, 20-20 साल की पॉलिसी बनती है। तो आपको एक विजन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए। वो रतन टाटा जी का जो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें बुजुर्गों को ग्रैंड पैल्स कहा जाएगा और फिर उसमें यंग लोगों को तरबियत दी जाएगी कि वो उनको जाके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे लेके जाएं, उनके साथ सोशलाइज करें और उनका नाम गुड फेलोज रखा जाएगा। मैंने उसको बल्कि मैं उस पूरे प्रोग्राम को जाके ऑनलाइन मैंने स्टडी किया और आई गॉट सो इम्प्रेस्ड विद इट। मैं इंशाल्लाह ताला, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि मैं इसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखूंगा और आई विल डुप्लीकेट द सेम आइडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। क्योंकि इसमें यकीन करें, हम हर एक ने बुरा होना है और खास विन विन सिचुएशन है दोनों साइडों पे। बच्चों को तरबियत देना और उनको तनख्वाहें दें, इंसेंटिव दें उनको, गरीब बच्चों को, कि आके उनका ख्याल रखें। जब दूसरे बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखेंगे। और दूसरा आरज़ू, ये सबसे बड़ी बात है जो हमने पाकिस्तान में, ज्यादातर हम लोग इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। जब आप खैरात करते हैं, किसी को हंस के मिलते हैं, यू बेसिकली सर्व योरसेल्फ, यू गेट एनर्जी ऑफ इट। सबसे बड़ा किसी की हेल्प करना, किसी को फीड करना, सबसे बड़े बेनिफिशियल आप खुद होते हैं, क्योंकि आपका यू गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट एंड इट इज वेरी एडिक्टिव। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मेरा माय सन जब छोटा था तो मैं उसको बचपन में केले और सेब डाल के लिफाफे में ले जाता था पार्क में। तो जहां सीनियर सिटीजन बुजुर्ग बैठे होते थे, मैं जाके बैग उनके हाथ में, उनको यू कैन पिक एनीथिंग आउट ऑफ इट। सिर्फ उसको ये सिखाता था कि हाउ टू गिव। दोस्तों 15 अगस्त आने वाली है और हम सब भारतीय गर्व से और खुशी से स्वतंत्रता के इस महापर्व को मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो ये कह के हमसे अलग हुआ था कि वो हिंदुओं के साथ खुश नहीं रह सकता, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अब पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि 14 अगस्त जो कि उनका स्वतंत्रता दिवस है, वो अब वो नहीं मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अभी भी वो गुलाम है पाकिस्तानी आर्मी के। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम भारतीय पिछले साल की तरह हर घर तिरंगा कैंपेन चलाएंगे और सब मिलकर के खुशी से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, जहां हम अपने देश के एक साल के बड़े बड़े अचीवमेंट को याद करेंगे। और दोस्तों इसी दौरान हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी ने एक बहुत ही नेक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए, और वो ये है कि अब रतन टाटा हमारे देश के युवा पीढ़ी को इंसेंटिव देंगे। अगर कोई यंग लड़का कोई सीनियर सिटीजन की देखभाल करता है और उनका ख्याल रखता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।